ऑपोजिशन जिन मामलात के ऊपर उनका फोकस होना चाहिए उस पर नहीं है। 9 मई हो या 26 नवंबर हो या दीगर इनके जुलूस रैलियां होती है, उसमें तशद्दुद का अंसर आपको नजर आता है, दिखाई देता है। इस तरह के इश्तियाल अंगेज बयान दे देना, मैं उसको इंसाइटमेंट टू वायलेंस समझता हूँ, इंसाइटमेंट टू टेररिज्म समझता हूँ। इनके बानी जो जेल में है, उन्हें जब लीडर ऑफ द अपोजिशन नॉमिनेट करना होता है कौमी असेंबली को, तो अचक से हिसाब को करते हैं, मिनिस्टर गौर को नहीं करते। पीटीआई की तारीख नहीं है मुज़ाकरात की टेबल पर बैठकर डायलॉग करनी। जी अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आजाद सियासत। मैं हूं अरीज फातिमा। मुल्क की सियासी सूरत हाल से महसूस यूं होता है कि सियासत में डेडलॉक बरकरार है। इस डेडलॉक को किस तरह से खत्म किया जा सकता है, या ये डेडलॉक खत्म होगा भी या इसी तरह से बरकरार रहेगा। ताहाल अगर बयानात के तनाजुर में मैं बात करूं तो वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा साहब ने एक स्टेटमेंट दी और उन्होंने कहा कि हम हर चौक को डी चौक बना देंगे। तो इससे हम क्या मतलब अखज़ कर सकते हैं? इन तमाम तर मामलात पर बात करने के लिए आज के पॉडकास्ट में मुझे जो मेहमान शख्सियत ज्वाइन कर रहे हैं, इन तमाम तर मौजूआत के लिए इंतहाई मौजू स्पेशल असिस्टेंट टू सीएम सिंध, सीनियर पॉलिटिशियन हैं और तज्जिया भी कमाल का करते हैं, मेरे लिए इंतहाई काबिल मोहतरम हैं जनाब रजा हारून साहब। बहुत शुक्रिया रजा साहब ज्वाइन करने का। सबसे पहले तो आपसे पहला सवाल मैं ये लेना चाहूंगी कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि ऑपोजिशन जिन मामलात के ऊपर उनका फोकस होना चाहिए उस पर नहीं है, लेकिन 8 फैब के हवाले से उन्होंने एक कॉल दी हुई है और उसके हवाले से वो मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स भी देते हुए नजर आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जी 8 फरवरी के एहतजाज के ऊपर इस वक्त हमारा तमाम फोकस जो है वो मौजूद है और हर चौक को हम डी चौक बना देंगे। रजा भाई, इस स्टेटमेंट से हम क्या मतलब अखज़ कर सकते हैं? क्या मतलब है इसका कि हर चौक को डी चौक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बना देगी? देखिए, अगर आप इनका वैसे तो जमहूरियत के अंदर पुरअमन मुजाहरे करना, मुज़ाहमत करना और रैली निकालना, जलसे जुलूस करना, ये तमाम सियासी पार्टियों का हक होता है। लेकिन चूंकि इनका माजी अगर आप देखेंगे और इनकी तहरीकें देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि या वो 9 मई हो या 26 नवंबर हो या दीगर इनके जुलूस रैलियां होती है, उसमें तशद्दुद का अंसर आपको नजर आता है, दिखाई देता है। अब एक ऐसी पार्टी जो 9 मई जैसा बड़ा सानेहा कर चुकी हो, पुरतशद्दुद कार्रवाई कर चुकी हो और इस पार्टी के लीडरान की ईमा पर इनके कारकुनान ने और लीडरान ने भी आपने देखा कि पूरे मुल्क में न सिर्फ ये कि दीगर हुकूमती हमले किए बल्कि आर्मी की जो इंस्टॉलेशन है उनके आते रहे मुख्तलिफ शहरों में एक साथ ये उन्होंने कार्रवाई की। तो अब उनकी जानिब से ऐसा बयान के पास लीडरशिप नहीं और इनके पास एक पार्टी का नहीं है जो ऐसी किसी भी कैंपेन को जहां पे ये अवाम को निकालें तो वहां अवाम को डिसिप्लिन भी कर सके। आप दीगर पार्टी को देखती हैं, पीपल्स पार्टी है, जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप है या जमात इस्लामी है या एमकेएम भी किसी जमाने में जब प्रोग्राम्स करती थी या ऐसे पब्लिक कॉल करती थी तो एक बड़ा डिसिप्लिनाइज उनका ये होता था। पीटीआई जो है बदकिस्मती से चूंकि लीडर लेस पार्टी है, ऑर्गेनाइजेशन लेस पार्टी है, स्ट्रक्चर इनके यहाँ तंजीम का एग्जिस्ट नहीं करता, तो इनके यहाँ नीचे फिर एक दफा एक कॉल देने के बाद जब मजमा जमा कर लेते हैं तो फिर इनके यहाँ बलवा ही होता है। और बलवे की कैफियत से पहले इस तरह के इश्तियाल अंगेज बयान दे देना, मैं उसको इंसाइटमेंट टू वायलेंस समझता हूँ, इंसाइटमेंट टू टेररिज्म समझता हूँ। तो ये इनको बड़ा एहतियात करनी चाहिए और आप इनसे कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जी अच्छा रजा भाई, वैसे स्ट्रीट मूवमेंट के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध भी आई और आपने भी 9 मई का जिक्र किया। 9 मई जो सानेहा हुआ हम सब उसको बड़े अच्छे तरीके से हमें मालूम है कि किन किन इंस्टॉलर्स पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से हमले किए गए। कराची के अंदर जब वो आए तो शर्जील मेमन साहब ने कहा कि वो कराची के अंदर एक और 9 मई बर्पा करना चाहते थे। वाकईतन ऐसा है और इसमें हकीकत कितनी मौजूद है अगर ये है, और फिर ये कितना अलार्मिंग है अगर ऐसा ही है? देखिए, मैंने जैसे पहले आपको बताया रीच के जब एक पार्टी की प्रेसिडेंस हो ना और आपके सामने उसकी मिसालें, आपको याद होगा इस्लामाबाद में दरख्तों को लगा दी थी इन्होंने लॉन्ग मार्च में, जहां एक पार्टी के प्रोग्राम्स में और रैलीज में माजी में पुरतशद्दुद कार्रवाइयां उनके रिकॉर्ड का हिस्सा है। तो ऐसे में तमाम हुकूमतें, चाहे वो सूबाई हों या वफाकी हों या वो इदारे कानून नाफिज करने वाले इदारे जिनका काम है अमन अमान को बरकरार रखना, अमन अमान की सूरत हाल को जो है वो डिस्टर्ब ना होने देना, वो सब कंसर्न होते हैं। अब देखिए ना, पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान का आईन है उसका भी आर्टिकल 17 और 19 जो है
तो बड़ी वजाहत के साथ ये बता देता है कि ऐसी कोई भी फ्रीडम ऑफ स्पीच या ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को ये इस तरह की इश्तियाल अंगेज बयान देने से, नेशनल इंटेग्रिटी, नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ बात करने से, अमन आमा की सूरत-ए-हाल क्रिएट करने से और कानून में दी गई तमाम वो पाबंदियां जिनका इतलाक रैलीज पर होता है या जलसे जुलूस पर होता है, उसकी पाबंदियां किए बगैर कोई भी इकदाम करने पाकिस्तान का आईन और कानून इजाजत नहीं देता। तो अगर तो ये उस दायरे में रहकर पहले तो ये डेमोन्स्ट्रेट करना जरूरी है ना कि ये कर भी सकते हैं, इनके पास इतनी लीडरशिप है। क्योंकि मैं जो आज देखता हूँ, थोड़ा सा लंबा सवाल का जवाब है लेकिन ये बोलना बहुत जरूरी है। जी। क्या बदनसीबी देखें और इनकी जो है वो आप पार्टी का मेयार देखें कि इनके पास लीडरशिप की कॉम्पिटेंसी, मेयार और तजुर्बा है ही नहीं। यहाँ तक कि इनके बानी जो जेल में है, उन्हें जब लीडर ऑफ द अपोजिशन नॉमिनेट करना होता है कौमी असेंबली को, तो अचक से साहब को करते हैं, मिनिस्टर गौर को नहीं करते। जी बिल्कुल ऐसा। दीगर सीनियर पार्टी रहनुमाओं को नहीं करते जो कि इनके चेयरमैन भी है। इसी तरीके से जब सेनेट में उनको लीडर ऑफ द अपोजिशन नॉमिनेट करना होता है तो पार्टी के लीडरान पे उनका एतमाद नहीं है। अच्छा रजा भाई, इसकी क्या वजह है कि पार्टी के लीडरान के ऊपर जो बानी है उनका एतमाद नहीं है और वो अपनी जमात के किसी भी शख्स के ऊपर एतमाद करने और उसको अपोजिशन लीडर लगाने की बजाय महमूद खान अचकजई साहब का इंतखाब करते हैं कौमी असेंबली के अंदर और सेनेट के अंदर वो इंतखाब करते हैं अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब का। इसकी वजह क्या है? अच्छा, एक तो ये वजाहत बड़ी जरूरी है कि दोनों बड़े मोहतरम सीनियर सियासतदान हैं अपनी अपनी जमातों के, तो हमें उनसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा तो कहने का मकसद ये है कि बानी लीडरशिप डेवलप ही नहीं होने देते। बानी किसी को अपनी पार्टी में मकबूल ही नहीं दे सकते, जिसकी मिसाल बहुत सारी मौजूद है। अलीमन गंडापुर साहब को हटाना, सोहेल हफीज साहब को लाना, क्योंकि वो थोड़ा बहुत अपने तय कार्रवाई करने लगे थे। पब्लिक उनकी फेस बन रहा था पार्टी का, तो जैसे ही वो पब्लिक फेस बनना शुरू हुआ उन्होंने उसको हटा दिया। तो मेरे ख्याल में ये बानी का एहसास से कमतरी है, सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है, अदम तहफ्फुज का वो शिकार है, जिसके बाद वो किसी और बंदे को पार्टी में कोई मकाम लेता, बनाता या आवाम में मकबूल होता देख ही नहीं सकते। चाहे माजी में आप चली जाए, जहांगीर तरीन साहब, असद उमर साहब, इन सबको उन्होंने फारिग किया। बिल्कुल, एक लंबी फहरिस्त है जिनके ऊपर उन्होंने अदम एतमाद किया और अभी भी ऐसा ही हो रहा है। और शायद जिन लोगों ने इन पे एहसान किया, जिन लोगों ने इनकी सियासत को आगे बढ़ने में अपने कंधे दिए, आपको उनमें से कोई नजर नहीं आता। आपको वो भी नजर नहीं आता जिनको इन्होंने वजीर आला बनाया, उस्मान बुज़दार गायब है। आपको परवेज खटक का पार्टी में नजर नहीं आते जो इनकी बैकबोन हुआ करते थे। आपको इनकी पार्टी महमूद खान जो इनके पहले वजीर आला थे वो नजर नहीं आते। अब आपको पार्टी में अलीमन गंडापुर की एक्टिविटीज। सो यू सी, जिस बंदे ने इनके ऊपर किसी न किसी वक्त सियासी तौर पे, माली तौर पे और दीगर पार्लिमानी तौर पे जो इनके साथ अटैच हो गए, इनके लिए खिदमत दी, उन सबको एक खास वक्त के बाद इन्होंने अपने आप से दूर किया। जहांगीर तरीन, अलीम खान, इसी तरह की खिदमत तो अभी महमूद खान अचकजई साहब और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब भी कर रहे हैं। आइन और कानून की जहां पे वो बात करते हैं, वहीं पर इमरान खान की रिहाई की भी बात करते हैं और फिर 4 माह के अंदर अंदर नए इलेक्शन की भी बात करते हैं, इलेक्शन कमीशन की तयनाती की भी बात करते हैं। और वो समझते हैं कि एक एहसान है जो इमरान खान साहब ने उनके ऊपर कर दी है। तो आप समझते हैं कि एक वक्त आएगा जब अल्लामा राजा नासिर अब्बास और महमूद खान अचकजई साहब की भी छुट्टी हो जाएगी और वो भी दोनों नाराज हो जाएंगे? आप खातिर जमा रखिए। मासी की मिसालें जो है ना, वो मैं तो कहता हूँ बेचारे दोनों मोहतरम लोग हैं, पता नहीं किस चक्कर में वो खान साहब की बातों में आ गए, लेकिन अंजाम तो वही है। अंजाम तो अभी तो मुलाकात भी नहीं हुई है ना दोनों की, ये तो दोनों जाके मिल के बैठेंगे तो फिर हम देखेंगे, मिलके बैठेंगे तो पता चलेगा कि क्या मामलात हैं और क्या मामलात नहीं है। अच्छा, 8 फरवरी को वो कह रहे हैं कि 8 फरवरी के बाद हम एक बड़ा ग्रैंड पावर शो जब कर लेंगे तो उसके बाद कश्मीर के अंदर भी हम स्ट्रीट मूवमेंट करेंगे, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी करेंगे, बलोचिस्तान के भी अंदर करेंगे। लास्टली बस मुझे ये बताइएगा रजा भाई कि इन स्ट्रीट मूवमेंट्स के बाद आप कोई पार्टी के अंदर ठहराव आता हुआ देख रहे हैं या आपको लगता है कि नहीं जी चीजें मजीद खराब ही होंगी? ये जितनी भी मूवमेंट्स कर लें, वो इख्तियार वली खान साहब तो हैं, वो तो कहते हैं कि ये स्ट्रीट मूवमेंट्स नहीं है, ये फूड स्ट्रीट है। अरे देखिए, ये जो स्ट्रीट, हम देखें पॉलिटिकल वर्क करते हैं, ग्रास रूट, क्या आपको जानती है, हमारा ताल्लुक है,
इसी तरीके से और दीगर जमातें हैं जो जमातें पब्लिक रैलीज, पब्लिक मूवमेंट करती हैं, उनकी जो उन रैलीज की बैकबोन होती है वो उनकी तंजीम का स्ट्रक्चर होता है। इन तमाम जमातों के पास, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, एमक्यूएम हो, एक जमाने की, आज की तो नहीं, पुरानी एमक्यूएम, जमात इस्लामी हो, जमीयत उलमा इस्लाम, फजल रहमान ग्रुप हो, या दीगर ऐसी जमातें जो तंजीमी स्ट्रक्चर रखती हैं, ऐसी तंजीमी स्ट्रक्चर रखने वाली पार्टियां तो एक कामयाब, पुरअमन और पुरजोर किस्म की स्ट्रीट मूवमेंट चला सकती हैं। ठीक। पीटीआई के पास ये कैपेसिटी नहीं, पीटीआई के पास ये कॉम्पिटेंस ऑफ लीडरशिप नहीं, पीटीआई के पास तंजीमी स्ट्रक्चर नहीं है। लिहाजा 4 आदमी जमा कर लेना और उन 4 आदमियों को मेंटेन करना, उनको किसी डिसिप्लिन में रखना और उनको डिसिप्लिन में रह के वॉक करना, ये मुश्किल काम होता है। अगर आप एक मॉब एक जगह जमा कर लेते हैं हजारों लोगों का और वो आपके कंट्रोल में नहीं है, तो कोई भी हादसा हो सकता है, जो होता है हमेशा। हाँ, तो मेरा तो नहीं ख्याल कि ये 8 फरवरी को कोई ऐसा बड़ा शो करने में कामयाब होंगे। और इन्होंने अपने आप को फिक्स भी कर लिया ना। देखिए, गवर्नमेंट तो प्राइम मिनिस्टर साहब और दीगर तमाम सियासी लीडरान, चाहे वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब हो, फजल रहमान साहब हो, जो हमारे बड़े सीनियर लीडर हैं, आसिफ रिजवाई साहब हो, नवाज शरीफ साहब, वो सब चाहते हैं मुज़ाकरात। हाँ। लेकिन मुज़ाकरात से पहले, जबकि मुज़ाकरात उस मुजाहिरे से पहले हो सकते हैं, पीटीआई ने अपने आप को खामखा फिक्स कर लिया 8 फरवरी। हाँ। अब उसके 2 आउटकम हो सकते हैं। एक ये हो सकता है कि 8 फरवरी की हड़ताल कामयाब हो जाएगी, जो कि नहीं होगी, ठीक, तब भी मुज़ाकरात पर आना है। लेकिन जो अगर 8 फरवरी की जो इनकी कॉल है वो नाकाम हो गई और उस तरीके से मुल्क भर में इनको रिस्पांस नहीं मिलता, जो कि मुझे पूरा यकीन लेगा, इनको वापस नहीं दी जाएगा, इनको जबरदस्ती नहीं करने दी जाएगी, जो रियासत का फर्ज है। तो अगर वो इनकी कॉल नाकाम हो जाती है तो मुज़ाकरात की टेबल पे पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ पे आ रहे होंगे या पॉइंट ऑफ वीकनेस पे आ रहे होंगे? बहुत आम सवाल है जिसकी तरफ आपने निशानदेही की है। हमारा मशवरा तो इनको ये है कि खुश रहें, किसी खुशफहमी में ना रहे, और जो जमहूरी तरीकेकार है, जो जमहूरी तरीकेकार है, उसमें आके बैठे और टेबल पे बैठे। अच्छा, एक और खुशफहमी भी है, और वो खुशफहमी जो है वो मुज़ाकरात की है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब के भी मुंह से हमने सुन लिया, स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक साहब के भी मुंह से हमने सुन लिया, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के भी मुंह से सुन लिया कि आ जाएं, मुज़ाकरात कर लेते हैं, टेबल पर बैठ जाएं। कहीं ना कहीं फिर मुझे लगता है कि पीटीआई को जब अपना रास्ता बंद होता हुआ नजर आता है तो फिर वो एकदम से मुज़ाकरात की गूंज हम उनके मुंह से भी सुन लेते हैं। तो ये जो मुज़ाकरात की मध्यम सी गूंज कभी कभार पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के हलकों से आती है, आप लोग बैठेंगे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ? और अगर आप लोग बैठेंगे तो हम देखते हैं कि फिर वो लोग भी यू टर्न ले लेते हैं, तो ऐसे में क्या स्ट्रेटेजी होगी हुकूमती बेंचेस की? देखिए, हुकूमत तो, चूंकि हुकूमत है ना, रियासत है, और रियासत और हुकूमत जो है वो कभी नहीं चाहती कि मुल्क में इंस्टेबिलिटी रहे, जैसे जुलूस हो रहे हो ना, ये उसको सूट नहीं करता। जी जी। तो मैं समझता हूँ हुकूमत की, रियासत की, इस वक्त गवर्नमेंट में जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे वो विफाक में या सूबों में है, उनकी तो ख्वाहिश है कि मुज़ाकरात में बैठकर बात करें। लेकिन मैं आपको एक बात और बताऊं जी, पीटीआई की तारीख नहीं है मुज़ाकरात की टेबल पर बैठकर डायलॉग करनी जी। किसी भी ऐसी इवेंट को आप याद करें जहां डायलॉग होना हो, चाहे वो अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होने के बाद एक डायलॉग था जो इलेक्शन के लिए हो रहा था और उसमें पीटीआई की लीडरशिप मान गई थी, लेकिन जब वो अपने लीडर को बताने के लिए टेबल से उठे, तो आपको याद है उन्होंने मना कर दिया। जी, 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 याद है, बिल्कुल। आप याद रखें कि नवंबर से पहले मुज़ाकरात हुए थे, जिसके 3 दौर हो गए और चौथे दौर में इनको आके बैठना, उन्होंने मना कर दिया, उठ के चले गए। ये समझते हैं कि एक ही मुज़ाकरात में हम जो मुतालबात लेकर जाएंगे वो सरकार मान लेगी। अच्छा, वैसे हमने सोशल मीडिया की भी बात सुनी है, जो जुनेद अकबर साहब हैं। एक बात, अहम कौमी सलामती का जब इजलास हुआ करते थे कश्मीर इश्यूज पे या भारत के दहशत के खिलाफ, तो उसमें वो खान साहब जो है वो इस तरह से शिरकत नहीं करते थे जी, कि अपोजिशन वहां बैठी है। हाँ, बिल्कुल तो ऐसे। सियासी मुज़ाकरात या सियासी डायलॉग को कामयाब करने के लिए आपको मुज़ाकरात की टेबल पे ये बैठना पड़ता है। ये तो आदत ही नहीं है, उनकी अतवार ही नहीं। ठीक। अच्छा, एक तो ये है कि उनको अपने सोशल मीडिया से भी बहुत ज्यादा खौफ है। जुनेद अकबर साहब एक तरफ इशारा कर रहे थे और वो कह रहे थे कि हम मुज़ाकरात इस डर से भी नहीं करते कि हमें पीटीआई के सोशल मीडिया से डर लगता है। रजा भाई, ये कैसा सोशल मीडिया है या कैसा जिन है जो किसी की बोतल में बंद नहीं हो रहा और वो बस ऐसा बेकाबू जिन है जिससे अपने लोग खुद ही डरते हैं? मैं, पता है क्या, मैं ये इन लोग की इतनी बड़ी कमजोरी है
और ये बात कर देना एक ओहदेदार का जो कि सूबे केपी का चीफ ऑर्गेनाइजर है पार्टी का, ये बात मैंने बैरिस्टर गौर को भी कहते सुनी, जुनैद अकबर साहब को सुना, मुताबिक लोग कहते हैं जो सीनियर है। ये इतनी बड़ी नाकामी है, इतनी बड़ी कमजोरी का इतराफ है। दुनिया में कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है ना अपने सोशल मीडिया के हाथों होस्टेड नहीं होती जैसी पीटीआई है जी। और दुनिया की कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है वो मैसेजिंग के लिए तो यूज करती है सोशल मीडिया को, वो इन्फ्लुएंस नहीं होती है। अगर उनको इतना ही डर खौफ है तो मेरी उनको एक तजवीज है आपके पॉडकास्ट के थ्रू जी जी कि आप जो उनके 3-4 बड़े नाम है ना उनको पार्टी का वाइस चेयरमैन बना दे, बाकायदा नॉमिनेट कर दे ना। जब वो इतने बड़े इन्फ्लुएंसर हैं तो आप उन चारों को पार्टी का वाइस चेयरमैन नॉमिनेट करते हैं, बोले आओ पाकिस्तान, आओ बैठो हमारे साथ ये बात करो। तो ये तो बुनियादी तौर पे अपनी कमजोरी का इतराफ है। ये तो जो मैं बात आपसे याद है जो अभी आपके पॉडकास्ट में शुरू में कर रहा था कि पार्टी की ना ऑर्गेनाइजेशन है, ना कॉम्पिटेंट लीडरशिप है, ना स्ट्रक्चर है, ना तंजीम है। तो जब आप इस तरह की पार्टी लेके चल रहे होंगे जहाँ मुशावरत का कोई तस्वुर ही नहीं है तो फिर यही होगा ना कि यूट्यूब पर बैठा है वो पूरी पार्टी चला रहे हैं इनकी। और शायद पार्टी की नालायकी की भी सबसे अहम वजह यही है। अच्छा रजा भाई, आखिर में मैं सिर्फ थोड़ा सा आपका टेक लेना चाहूंगी। कराची के अंदर सानेहा गुल प्लाजा हुआ, 70 से जायद अफराद उसमें अपनी जान की बाजी हार गए, 80 से जायद अब भी हैं जो लापता हैं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब हैं, उन्होंने कहा कि एमक्यूएम इस मामले के ऊपर सियासत कर रही है। वाकईतन ऐसा है क्या? दीगर पार्टीज इस मामले के ऊपर सियासत कर रही हैं और अगर कर रही हैं तो ये कितना अनफॉर्चुनेट है? अरे देखिए, सबसे पहले तो गुल प्लाजा का जो सानिया है बहुत ही गमनाक है, बिल्कुल, और बहुत ही अफसोसनाक है। और उसमें इंसानी जाने, चले माल या दुकानें तो दोबारा बन सकती हैं, दोबारा बिल्डिंग खड़ी हो जाएगी, जिनकी जानें चली गई वो तो दुनिया की कोई कॉम्पनसेशन वापस नहीं ला सकती। तो सबसे पहले तो हम सबको ये चाहिए कि गुल प्लाजा के इंसिडेंट में जो लोग जाँ बहक हो गए उनके खानदानों से, जिनकी इमलाक को नुकसान पहुंचा था उनसे, जिनके माल का नुकसान है उनसे इज़हार हमदर्दी करें, उनके दुख में उनके साथ खड़े हो जाए। बिल्कुल। उसके बाद सियासत एक अच्छी चीज है, सियासत बुरी चीज नहीं है, और सियासत होनी चाहिए, हुकूमत पर तनकीद होनी चाहिए। यकीनन वहाँ जिम्मेदारी जो है वो मकामी हुकूमत और सूबाई हुकूमत की बनती है। तो जो कोताही गफलत वहाँ सरकारी इदारे के अफसरान से हुई है या रेस्क्यू में प्रॉब्लम हुआ है उस पर तनकीद बिल्कुल बनती है और होनी भी चाहिए। लेकिन जब आप एक सानहे को लेकर उसमें से आप एक अपना पॉलिटिकल नैरेटिव बनाते हैं और तनकीद के बजाय अगर आप उसमें एक अपना स्लोगनेरिंग शुरू कर देते हैं तो उसका मतलब है कि आप सानहों के इंतजार में रहते हैं, और उन सानहों को जब हो जाता है, जब पूरी दुनिया की टेंशन, पूरी कौम की टेंशन जो है वो विक्टिम्स के साथ उनकी सपोर्ट में, उनकी सिंपैथी होती है, तो आप उस वक्त को यूज करते हैं, चूज करते हैं अपनी डिमांड्स रखने के लिए। अब देखिए ना, आपके अगर एमक्यूएम की सारी डिमांड्स देखेंगी तो विक्टिम की कॉम्पनसेशन के साथ खड़े होने को कोई डिमांड नहीं है। उनकी डिमांड है कि कराची को अलग कर दो, उनकी डिमांड है कराची को वफाक के कंट्रोल में दे दो, उनकी डिमांड है कि जनाब यहाँ जो आपका सारा सिस्टम है इस पे जुडिशियल कमीशन बना दो, उनकी डिमांड है कि जी ये जितनी भी इंक्वायरी सिंध गवर्नमेंट कर रही है इसको हम नहीं मानते। तो उनकी जितनी भी ये सारी डिमांड्स हैं वो बेसिकली इररिलेवेंट है फॉर द कॉम्पनसेशन ऑफ द विक्टिम्स ऑफ गुल प्लाजा जी। तो मैं इस बात पे इख्तलाफ करता हूँ कि एक ऐसे आप ये सब कुछ करें जो उनकी जमात का मौक़िफ़ है, ये सारे कुछ करें, एक हफ्ता रुक जाएं, 10 दिन रुक जाएं, अभी तो बॉडीज रिकवर हो रही हैं, जब उनकी बॉडीज दफन हो जाए, तदफीन हो जाए, हम उनके साथ उनके गम में शरीक हो जाए, ये काम आप हफ्ते 10 दिन बाद भी कर सकते हैं। एंड ऑन द टॉप ऑफ इट जो इनके लीडर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कराची को फेडरल कैपिटल टेरिटरी बनाने के लिए आइन के आर्टिकल्स का हवाला दिया वो था 148 और 149। आप इन आर्टिकल्स को किसी भी मशहूर या जो क्या कहते हैं जो सीनियर आइन को समझने वाले हैं या आप खुद उसको पढ़ लें हरीक कभी, इन दोनों आर्टिकल के जरिए विफाक के पास ये इख्तियार नहीं है, बिल्कुल इख्तियार नहीं। सो मच सो के विफाकी वुज़रा ने, सीनियर विफाकी तर्जुमानों ने कहा कि भाई ये डिमांड ना तो अंडर कंसिडरेशन है, ना ये मुमकिन है, ना हम कभी ऐसा करेंगे। तो मेरा मानना सिर्फ एक लाइनर ये है, और मैं सरकार की तरफ से, हुकूमत की तरफ से भी अगर ये पॉलिटिकल पॉइंट स्विंग हो रही है और जवाब दर जवाब जा रहा है वो भी गलत है। मैं तो ये समझता हूँ कि इस मामले पर सबको साथ बैठना चाहिए, मुस्तकबिल के हवाले से राय देनी चाहिए। यकीनन एमक्यूएम के पास ऐसे सीनियर लोग हैं जिन्होंने शहर का इंतजाम देखा है, इस वक्त उनके पास देखे ना फारूक सत्तार भी हैं, शहर के मेयर रह चुके हैं, बिल्कुल ऐसा ही है, कमाल साहब हैं,
जो मेयर रह चुके हैं। इस वक्त उनके पास वसीम अख्तर साहब हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा रजा भाई, हम देखते हैं कि आपने जिन बातों की तरफ इशारा किया, आपने जिन नुक्तों की तरफ इशारा किया और आपने कहा वो डिमांड्स नहीं मान रहे, वो इंक्वायरी कह रहे हैं कि जो भी करेंगे हम नहीं मान रहे, तो फिर सवाल ये है कि MQM अगर सारा मुद्दा हुकूमत के ऊपर डाल देती है और ना किसी डिमांड को मानती है, ना किसी इंक्वायरी को मानती है, तो फिर रिजल्ट ओरिएंटेड सोल्यूशन कहां पे है? क्या उनके पास कोई ऐसा सोल्यूशन मौजूद है जो वो फिर हुकूमत को दे दें और फिर इस तरह के सानेहात से कराची भी बच जाए और उनकी सियासत भी चलती रहे? मेरा मानना यही है कि उनको इसके अंदर एक अपना पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करना चाहिए। उनको चाहिए कि वो इस आने के बाद एक ऐसी मरबूत प्रपोजल, सजेशन, रिकमेंडेशन लिख कर आए जिसे फायर ब्रिगेड के मामला बेहतर हो, जिससे हमारे कमर्शियल प्लाजा, रेजिडेंशियल प्लॉट, जो ऑफिस बिल्डिंग जो है उनके मकीनों को, उनके सर्विस मैनेजर्स को हम ये कह सकते हैं कि देखें, जहाँ हुकूमत का ये फर्ज होता है कि वो इंस्पेक्शन करे, वहां ये तमाम चीजें जो कि फायर अलार्म है, स्मोक अलार्म है, फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं या दीगर ऐसे हिफाजती तदाबीर हैं आग के खिलाफ, वो तो आप अपनी बिल्डिंग में खुद पूरी करें ना। वो तो हुकूमत दुनिया में कहीं नहीं करके देती। बिल्कुल। जैसे बिल्डिंग में आप बैठी है, मिसाल के तौर पे ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रही हैं, इस बिल्डिंग का फायर एग्जिट डोर किधर है, इस बिल्डिंग में फायर एक्सटिंग्विशर का क्या इंतजाम है, इस बिल्डिंग में स्मोक अलार्म, फायर अलार्म लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ, ये तो आपके ऑफिस के जो बड़े हैं उनका काम है ना करना, ये सरकार थोड़ी आके करती। और मेरा ख्याल है कि बतौर इंडिविजुअली भी हम सबकी अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, इस तरह के सारे सानेहात से सीखने की बजाय और समझने की बाद हम इस नहज पर पहुंचे हैं कि हमें अब अपने दिमागों को भी थोड़ा सा खुला रखना चाहिए ताकि इस तरह के सानेहात से हम बच सकें। बस लास्टली एक सवाल आपसे चाहूंगी, आपने कहा कि MQM जो है वो पॉजिटिव कंट्रीब्यूट करे एक ऐसे मौके के ऊपर जहां पर MQM एक बड़ी जमात है कराची के अंदर, हम भी मानते हैं और उनका एक माजी रहा है, तो ऐसे मामले के ऊपर हुकूमत के साथ खड़ी जो नहीं हुई जमात, वो क्या पॉजिटिव कंट्रीब्यूट कर देगी? मैं थोड़ी सी यहाँ पर टाइम लूंगा। MQM की इस वक्त पोजीशन ये है कि वो वफाकी हुकूमत का हिस्सा है, उनके दो वज़रा हैं जिनका ताल्लुक कराची से। बदकिस्मती से उन दोनों वज़रा ने अभी जो हम बात कर रहे हैं 17 जनवरी के बाद अब तक उस जाए हादसा का दौरा नहीं किया। MQM का सूबे में गवर्नर है जो सदर का नुमाइंदा है। सदर कौन है? आसिफ अली ज़रदारी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। वो विफाक के अंदर प्राइम मिनिस्टर का नुमाइंदा है। प्राइम मिनिस्टर कौन है? शहबाज शरीफ साहब। तो बेसिकली कहीं ना कहीं अच्छा विफाक में जो हुकूमत बनी जो पीपल्स पार्टी के ताउन से बनी हुई है, क्योंकि वो कैबिनेट का हिस्सा नहीं है, तो कहीं ना कहीं MQM, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज बलिहाज ओहदा जो मैंने अभी आपको ओहदे गिनवाए, कहीं ना कहीं कोलिशन में है ना जी। बिल्कुल कहीं ना कहीं बातचीत है। गवर्नर क्या प्रेसिडेंट से बात नहीं कर सकता था? बजाय इसके वो बाहर खड़े होकर मोहतरम कामरान टिसोरी साहब जो है वो एक मज़ाहमती प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, ये जानते हुए कि वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के नुमाइंदे, तो क्या वो फोन उठा के पहले प्रेसिडेंट से बात नहीं कर सकते थे, प्राइम मिनिस्टर से बात नहीं कर सकते थे? इसी तरीके से हमारे विफाकी जो वज़रा हैं उन्होंने अभी तक वो जायद का दौरा नहीं किया, तो क्या वो वज़ीर आज़म से बात नहीं कर सकते थे? तो मैं समझता हूँ कि इनको ये चाहिए, और मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी उम्मीद रखूंगा, प्रेसिडेंट ज़रदारी से, चेयरमैन बिलावल से और मुराद अली शाह साहब से, कि ठीक है जी तनकीद हो गई, मनफी थी, मजबती हो गई, लेकिन इस शहर के लिए, इस शहर में रहने वालों के लिए उनको ये एहसास दिलाने के लिए कि हम सियासी जमातें हैं, उन व्यक्तियों के लिए कुछ करना चाहिए। हम सब मिलकर बैठे, वो बेशक प्रेसिडेंट हाउस में बैठ जाएं, जो विफाक का नुमाइंदे वहां तमाम जो आते बैठ जाएं, उनके वज़रा बैठ जाएं, पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे बैठ जाएं, वहां बैठ के कोई प्रोग्राम तय करें कराची के लिए, कोई चार्टर तय करें। वहां नहीं बैठते, शहबाज शरीफ साहब के पास बैठ जाए, क्योंकि मैंने कहा ना कि कहीं ना कहीं तो हम जुड़े हुए हैं ना इत्तेहाद में, गवर्नर विफाकी कोलिशन के थ्रू। तो ये फिर उस कोलिशन में रहना भी है, विफाक से इस्तीफे भी नहीं देने, गवर्नर ने भी रिजाइन नहीं करना, लेकिन हमने क्रिटिसाइज भी करना है। ये मुझे ये वाली बात समझ में नहीं आती है। मैं उम्मीद रखूंगा कि बेटर सेंस प्रिवेल करेगा। ठीक है, आपने सख्त तरीन अपने साथ में आपने बड़ी तोप चलाई, आपने सियासी मुजाहिमत कर ली, बयानबाजी कर ली, लेकिन अब उसकी सीरियसनेस की तरफ आ जाए ताकि अवाम के मसाइल भी हल। तो मैं अच्छे की उम्मीद रखूंगा, मैं बुरे की उम्मीद नहीं रखूंगा। ये सीनियर लोग हैं, फारूक सत्तार साहब, मैंने कहा ना कि देखेंगे MQM का जो तजुर्बा है इस वक्त शहर को लेकर, 3 साबिक मेयर इस वक्त उनके पास मौजूद है, फारूक सत्तार साहब, मुस्तफा कमाल साहब, वसीम अख्तर साहब, इधर है बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब, नासिर शाह साहब जो लोकल गवर्नमेंट के मिनिस्टर हैं, शहर के हो गए सईद गनी साहब। अगर ये 6 अफराद एक जगह बैठ जाएं
जिन्होंने शहर के इंतजाम देखे हैं, शहर के मामला जानते हैं, तो क्या आप समझती हैं हल नहीं निकलेगा? मैं कहता हूं उसमें बिल्कुल हल निकलेगा। और जिन बातों की तरफ आपने निशानदेही की, बिल्कुल जिन बातों की तरफ आपने निशानदेही की उससे मालूम भी होता है, और हम भी उम्मीद ये करते हैं कि जब तक मिलकर नहीं बैठते तब तक कोई मुस्बत नताइज हासिल नहीं हो सकते। और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द इस मामले के ऊपर तमाम तर जो अफराद हैं वो मिलकर बैठेंगे, सियासतदान भी बैठेंगे, और इस तरह के साने हाथ से हम बच सकते हैं। बहुत शुक्रिया रजा हारून साहब। एक जुमला आपकी इजाजत से मैं आपको कह दूं, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। देखें, जो गुल प्लाजा में आग लगी थी ना, उसमें तो जो जानी और माली नुकसान हुआ, जानी नुकसान तो कोई पूरा नहीं कर सकता, माली नुकसान अलबत्ता पूरा हो जाएगा, इमारत भी दोबारा बन जाएगी, कारोबार भी दोबारा शुरू हो जाएंगे। लेकिन जो हम ये सियासी आग लगाते हैं ना अपने अल्फाज से, ये फिर बुझती नहीं। फिर जो कोई पानी, कोई एक्सटिंग्विशर इसको बुझा नहीं पाता, और फिर नफरतें बहुत नस्लों तक रह जाती हैं सियासी जमातों में। हमारे लीडरान को चाहिए कि वो जहां उस आग को बुझाने में, उसकी कॉम्पनसेशन में हमदर्दी है, वहीं सियासी आग के टेम्परेचर को भी कम करें, इसको ये बस मेरा एक मैसेज। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया रजा साहब आपका ज्वाइन करने का, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इंशाल्लाह ये सिलसिला इसी तरह से जुड़ा रहेगा। आप लोगों से इजाजत, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।